नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17। तो बच्चों, आज ये हमारी वर्कशीट होगी संसाधन की। आज इसमें हम संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि संसाधन के बारे में और क्या बातें बताई गई है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने संसाधनों के कुछ तथ्य को समझा था। संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बच्चों, आपको यह सतत पोषणीय विकास की एक अच्छी समझ बनानी है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्न इस सतत पोषणीय विकास, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, से पूछे जाते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस चीज की अवधारणा को अपने अंदर, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे ढंग से बना लीजिए, तैयार कर लीजिए कि सतत पोषणीय विकास कहलाता क्या है। इसको आप यूं समझिए कि सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी पर जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं, यह संसाधन हमारी पीढ़ियों द्वारा नहीं मिली और यह हमें पूर्वजों के द्वारा नहीं मिली हुई है। यह यहाँ पर स्थित है और इस पर हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी उतना ही हक है जितना हमारा है। तो इसका उपयोग हमें इस ढंग से करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह बची रहे। तो वही कह रहा है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग, मतलब कि दिमाग से इसको प्रयोग करना है, अंधाधुंध इसका दोहन नहीं करना है। तो इस ढंग से करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी इससे पूरी होती रहे। इसी को सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहा जाता है। तो यहाँ दो शब्द आए, पहला सतत पोषणीय विकास और दूसरा संसाधन नियोजन। इन दोनों शब्दों को आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ऐसा उपाय मतलब कि इस ढंग से हम काम करेंगे, इस ढंग से उपाय लगाएंगे, या टेक्निक हमारी ऐसी होगी कि जब हम संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो उसका उचित उपयोग हो, अनुचित उपयोग ना हो। और यह चीज संसाधन नियोजन कहलाता है। जब हम नियोजित तरीके से कोई भी काम को करते हैं तो वह सही ढंग से होता है। तो उसी तरह संसाधन का उपयोग अगर हम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, योजना बनाकर करेंगे, नियोजित तरीके से करेंगे, तो उसका उपयोग सही होगा और वह हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहेगा। तो इसी को संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। विश्व की स्थिति को देखते हुए और वैश्विक पर्यावरण को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पूरे विश्व का एक सम्मेलन होता है और उसमें विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित होते हैं, जिन लोगों के बीच यह निर्णय होता है कि हम कोई एजेंडा बनाएं और उस एजेंडे पर काम करें ताकि हमारी पृथ्वी प्रदूषित ना हो, हमारे पृथ्वी का वातावरण गर्म ना हो और ग्लोबल वार्मिंग ना हो, जिससे कि बर्फ पिघल जाए और हम सभी डूब जाएं। तो इसके लिए उन लोगों ने 21 एजेंडा पास किया, 21 प्रस्ताव पास किए और वह प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि उसमें सबके समान हित हों, पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार हमें विश्व में इस ढंग से काम करें कि पर्यावरणीय क्षति कम से कम हो, गरीबी और रोगों से भी हम निपट लें। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। अगर हम सिर्फ आवश्यकता की बात करें तो हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम महत्वाकांक्षा की बात करें तब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, मतलब अगर कोई लालची हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम इकट्ठा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हमारे पास रहें, तो उसके लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगर आप खाने की बात करेंगे तो आपके लिए भोजन भर पेट तक की वस्तुएं यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि उनको आप
इकट्ठा करके रख लें, उनका संग्रहण करें, तो उसके लिए नहीं है। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक भू उपयोग और दूसरा भू निम्नीकरण के कारण। तो भू उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं, भूमि का उपयोग किस रूप में करते हैं? भूमि का उपयोग जंगल के रूप में करते हैं, उस पर जंगल लगाते हैं। जंगल क्या होते हैं? जंगल प्राकृतिक रूप से धनी चीज होते हैं और यहाँ बहुत सारे जैव विविधताएं पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए और पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कि भूमि का उपयोग कृषि के काम में भी हम करते हैं। परती भूमि का उपयोग चारागाह वगैरह के लिए करते हैं। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि होती है जिसमें हम फसल लगाते हैं। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वैसा भी क्षेत्र होता है जिसमें कि शुद्ध हम अनाजों की खेती करते हैं। तो इस सब तरीके से भूमि का उपयोग करते हैं, वन के रूप में, और कुछ ऐसा जो कि बिना कृषि का काम होता हो, परती भूमि चारागाह वगैरह के काम आता है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमियाँ होती है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। अब है यहाँ पर भू निम्नीकरण के कारण, भूमि का जो क्षरण होता है, भूमि का जो निम्नीकरण होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहला कारण है खनन। हम लोग जो पहाड़ों से पत्थर तोड़ते हैं या फिर कुछ कीमती सामान निकालते हैं, कुछ खनिज निकालते हैं, तो ये सभी खनन की वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है। अतिचारण, अतिचारण से क्या होता है? बहुत अधिक पशुओं द्वारा चराई किया जाना, घास चरना। उससे क्या होता है कि जब पशु घास चर लेते हैं तो वहाँ की घास समाप्त हो जाते हैं और बारिश आने पर घास समाप्त हो जाता है, तो वो वहाँ की मिट्टी बहकर दूसरे जगह चली जाती है। तो इसको अतिचारण कहते हैं। अतिचारण की वजह से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, मिट्टी निम्नीकरण होती है। अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं। औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों द्वारा निकला प्रदूषण जो होता है वह भूमि के निम्नीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें से बहुत से ऐसे रासायनिक तत्व निकलते हैं जो उद्योगों जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं और उनकी उपजाऊ क्षमता को घटाते हैं। उसके बाद वनोन्मूलन, पेड़ जो हम काटते हैं, तो पेड़ जब रहते हैं तो मिट्टी को बांधे रखते हैं और उनकी पत्तियां वहां गिरती हैं तो ह्यूमस बनाती हैं, जिससे कि मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ता है और मिट्टी बहुत ही धनी बनती है, पोषक तत्वों के लिए धनी बनती है। लेकिन जब जंगल नहीं रहेंगे तो वहाँ की मिट्टी कटकर बह जाएगी। तो इस तरह से वन का उन्मूलन भी भू निम्नीकरण का बहुत बड़ा कारण है। अब यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देकर बताइए। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु हमें आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिससे उन्हें लौटाना है। तो इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देकर बताइए। तो इसका उत्तर है कि औद्योगिक प्रदूषण में बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ और कचरे होते हैं जो भूमि की गुणवत्ता और उनकी उपजाऊ क्षमता को कम करके भूमि का निम्नीकरण करते हैं। उसका प्रश्न 2 है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके संसाधन नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। नेक्स्ट प्रश्न 4 है कि यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि हम आज अंधाधुंध पृथ्वी पर उपस्थित संसाधन का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों को कैसे प्राप्त कर पाएंगी। हालांकि इन संसाधनों का हक हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग हमें करना चाहिए जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें। तो बच्चों, ये है आज की एसएसटी की वर्कशीट और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।